तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया है। जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 34 दिनों के बाद ये रिजल्ट जारी किया है। मैट्रिक की परीक्षा में 77.88% छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। जहां बिहार के औरंगाबाद दाऊद नगर की रामायणी राय टॉपर बनी है, वहीं नवादा की सानिया और मधुबनी के विवेक सेकेंड टॉपर बने हैं। वहीं औरंगाबाद की ही प्रज्ञा तिवारी थर्ड टॉपर बनी है। जहां बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 16,11,099 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 12,86,971 परीक्षार्थी पास हुए हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या राज्यसभा जा रहे हैं? बुधवार को दिन भर ये सवाल और इस पर अटकलें लगती रही। जी हाँ, दरअसल बुधवार सुबह नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में अपने कार्यालय में मीडिया कर्मियों से कहा है कि वे भी किसी समय राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। जहाँ वे अब तक बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। जहाँ उन्होंने कहा है कि वह किसी दिन राज्यसभा जाना चाहेंगे। जहाँ अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वे अपने समकालीन राजनेता लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। ये दोनों नेता संसद और विधानसभा के सभी सदस्यों के सदस्य रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में जब राज्यसभा की बात कही तो फिर इससे कई अटकलें लगाई गई। जब वे 16 सालों से मुख्यमंत्री हैं और शायद अब वे नई भूमिका के इच्छुक हैं। इसी के साथ बात सामने आई है कि वे उपराष्ट्रपति भी बनाए जा सकते हैं, जो अगले कुछ दिनों में पद खाली होंगे। जहाँ उनसे पूछा गया था कि क्या वो नालंदा से सांसद के लिए विचार कर रहे हैं, चूंकि वे लोकसभा क्षेत्र बार का दौरा भी कर रहे हैं। इस क्षेत्र से वे 5 बार सांसद रहे हैं। हालांकि अब इस क्षेत्र का अधिकतर का नालंदा में आ गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया है कि क्या वे राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया है कि मुझे राज्यसभा जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां हैं। मैं 16 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं, आगे का मुझे पता नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि देश की आम जनता महंगाई की मार से बेहाल है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और इसका परिणाम मध्यम वर्ग और गरीब लोगों पर पड़ता है। हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाना बंद करे। पूरे देश में हमारा प्रदर्शन चलेगा और काफी दिनों तक चलेगा। वहीं पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कहा है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब हर चीज के दाम बढ़ते हैं। जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम सबसे कम थे तब भी ये सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही थी। 101 रुपए का तेल भराने में 52 रुपया सरकार के पास एक्साइज टैक्स के रूप में जा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार जैसे आम लोगों की जेबों में डाका डाल रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से मोदी जी ने एक इतिहास बना दिया है। 137 दिनों के बाद धड़ल्ले से दाम बढ़ रहे हैं। हमारी मांग है कि ये दाम सरकार वापस ले। वहीं पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हर दिन पेट्रोल डीजल और अन्य चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और इसका परिणाम आवश्यक वस्तुओं पर हो रहा है। इसीलिए आज हम राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि यूपीए सरकार के दौरान जो कीमतें थी वो किया जाना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिलेंडर और मोटरसाइकिल पर फूलों की माला चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कड़े तेवर अख्तियार करते हुए माले के 8 विधायकों को सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। इससे पहले परसों भी अध्यक्ष ने एआईएमआईएम के विधायकों को सदन से मार्शल आउट कर दिया था। कल भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही माले विधायक विधानसभा अध्यक्ष के करीब पहुंच गए। अध्यक्ष ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा और अपनी जगह पर जाने के लिए कहा, लेकिन माले विधायक बिहार में लगातार हो रहे हत्या और आपराधिक घटनाओं को लेकर के बात रख रहे थे। जब उसके बाद कार्य स्थगन की मांग को लेकर के सदन में पहुंच करके अपना विरोध जता रहे थे। ऐसे में मजबूर होकर के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ा और फिर मार्शल की सहायता से विरोध कर रहे विधायकों को सदन से बाहर भेज दिया गया। इस दौरान मार्शल ने विधायकों के हाथ से पोस्टर और तख्ती भी छीन लिए। विधायक को मार्शल आउट करने की घटना बीते बुधवार को हुई थी, जब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को वेल में आकर के विरोध जताने को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल बुला लिया था, जिसके बाद विधायक जी को जबरन टांग करके सदन से बाहर ले जाया गया।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवा इस बदतर हालात में है कि वहां जाने वाले मरीज अगर जिंदा बच जाए तो फिर ये ऊपर वाले की कृपा ही होगी। जब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट ने नीतीश सरकार को एक तरह से नंगा करके रख दिया है। CAG ने बिहार के जिस भी सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया वहां सिर्फ और सिर्फ बदहाली नजर आई। ना डॉक्टर, ना नर्स, ना ही दवा और जांच की व्यवस्था। सरकारी अस्पताल में अवैध ब्लड बैंक चल रहे हैं। जिलों से सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर तक नहीं है। जब CAG की टीम ने देखा है कि सरकारी अस्पतालों में आवारा कुत्ते और सुअर घूम रहे हैं। जब CAG की टीम ने बिहार के 5 जिलों के जिला अस्पताल यानी कि सदर अस्पतालों के साथ साथ सिविल सर्जन कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय कार्यालयों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद जो रिपोर्ट आई है वह हैरान कर देने वाली है। CAG की टीम ने पटना, बिहार शरीफ यानी कि नालंदा, हाजीपुर यानी कि वैशाली, मधेपुरा और जहानाबाद के सदर अस्पतालों का निरीक्षण किया था। CAG की टीम ने देखा है कि जहानाबाद सदर अस्पताल परिसर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। मधेपुरा के सदर अस्पताल परिसर में आवारा सुअरों का झुंड घूम रहा है। मधेपुरा सदर अस्पताल में इमरजेंसी के सामने नाला खुला था जिसमें कचरा भरा हुआ था। जहानाबाद सदर अस्पताल में नाले का पानी, कचरा और मल फैला हुआ था। अस्पताल में बने नए PICU के पीछे खुले में शौच का जगह बना दिया गया था। शहर का एक नाला सदर अस्पताल के बीच से होकर के गुजर रहा था जो मरीजों के लिए भारी खतरनाक है। जब बिहार सरकार कहती है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को फ्री में दवा दिया जाएगा, वहीं पर CAG की टीम ने पाया है कि जिला अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले बाहरी मरीज यानी कि OPD में से 59% मरीजों को दवा मिली नहीं। जब दवा की स्थिति आपातकालीन मरीजों के लिए भी बेहद खराब है। सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में ज्यादातर दुर्घटना वाले मरीज आते हैं, लेकिन बिहार के सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना और स्ट्रोक के दवा थे ही नहीं। जब सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सा की भी कोई दवा नहीं है। जब बिहार के सदर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को सरकार ने 14 तरह की दवाएं देने का ऐलान कर रखा है, इसमें से आधी दवा उपलब्ध नहीं थी। CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के सरकारी जिला अस्पतालों यानी कि सदर अस्पतालों में 92% तक खाली है। यानी कि अगर किसी अस्पताल में 100 बेड की जरूरत है तो वहां सिर्फ 8 बेड है। CAG की रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। नीतीश सरकार ने 2009 में ही सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने का फैसला किया था, जिसे अब तक बढ़ाया नहीं गया है, सिर्फ बातें बनाई गई है। CAG की रिपोर्ट कहती है कि बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए ना खुद कोई मानक या मापदंड तैयार किया है और न ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक या फिर मापदंड पर काम किया। लिहाजा सारे अस्पतालों में संसाधन और सेवा की भारी कमी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की शराबबंदी कानून में एक बार फिर से छूट दी गई है। इसको लेकर के संबंधित विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। यह खबर के अनुसार बिहार विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है, पास हो गया है। अब इसकी अनुमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शराबबंदी का यह नया नियम बिहार में लागू हो जाएगा। नए कानून में पहली और दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिस या फिर मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट जुर्माना लेकर के छोड़ देंगे। हालांकि नशा करने वाला व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो फिर उसे 1 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा। बिहार में नशा करते हुए पकड़े जाने पर 5,000 से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये राशि संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा तय की जाएगी। अगर नशा करने वाला व्यक्ति तीसरी बार नशे में पकड़ा गया तो फिर उस पर जुर्माना नहीं, सीधे जेल भेजा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीवान, अररिया, कटिहार, किशनगंज में रहने वाले लोग अब घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा जातीय आय निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने जातीय आय निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार बिहार में जातीय आय निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं और फिर आप ऑनलाइन के द्वारा अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आवेदन करने के 15 दिन के बाद आपके ईमेल आईडी पर जातीय आय निवास प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या साथ ही साथ आप इसका इस्तेमाल भी कई जगहों पर कर सकते हैं। अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं और फिर यहां से आप आय निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचायती राज विभाग ने बिहार में पंचायतों में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के कामों का बंटवारा कर दिया है। खबर के अनुसार विभाग ने मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद को अलग अलग काम कराने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही साथ इन जनप्रतिनिधियों को विकास कार्य में कितने रुपए खर्च करने हैं, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया है। बात करेंगे कि मुखिया के जिम्मे कौन सा काम होगा,
तो पंचायत में बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, खेल का मैदान, यात्री शेड का निर्माण, पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना, सामुदायिक भवन का निर्माण, उद्यान में खुले जिम की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास, सर्वोदय गृह और विद्युत सर्वोदय गृह, शौच मुक्त के सत रख रखाव, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और वाटर रिसाइक्लिंग, सार्वजनिक कुआं के जीर्णोद्धार, छठ घाटों का निर्माण, ये सब काम मुखिया द्वारा किया जाएगा। बात करेंगे कि पंचायत समिति के द्वारा कौन सा काम किया जाएगा, तो नालों का निर्माण, सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए चेक डैम, आहर पाइन का निर्माण, जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग से समन्वय करके नदी के पुरानी धार का पुनर्स्थापना कार्य, 1 से 3 हेक्टेयर के जल संग्रह क्षेत्रों का जीर्णोद्धार और निर्माण, उद्यान और खुले जिम की व्यवस्था, सर्वोदय गृह और विद्युत सर्वोदय का गृह का निर्माण, टायर मड से सामुदायिक शौचालय का निर्माण, छठ घाटों का निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण, ये सब काम पंचायत समिति के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर के पूछे गए सवाल पर योग गुरु बाबा रामदेव कैमरे के सामने अपना आपा खो बैठे। जहां दरअसल बुधवार को हरियाणा के करनाल में बाबा रामदेव से जब मीडिया कर्मियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सवाल किया तो वे पत्रकारों पर ही भड़क गए और उल्टा सीधा कहने लगे। बाबा रामदेव ने कहा है कि मुझसे ऐसे सवाल मत करो। दरअसल एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से उनकी उस टिप्पणी को लेकर के सवाल किया था जो उन्होंने 2014 से पहले मोदी सरकार के समर्थन में की थी। जहां उस वक्त बाबा रामदेव ने कहा था कि लोग ये तय कर लें कि किस सरकार को वोट देंगे, जो आपको 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल देगा उस सरकार को, या फिर जो 70 से 75 रुपये पेट्रोल देगा उस सरकार को। बस बाबा रामदेव की इस टिप्पणी को लेकर के पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया, जिसके जवाब में उन्होंने उसी पत्रकार से कहा कि तेरे प्रश्न बहुत हो गए, तू अब चुप हो जा। और हाँ, मैंने ऐसा कहा था, अब क्या करोगे तुम मेरे पूछ मारोगे क्या? ये सारी बातें बाबा रामदेव ने कहा है। बाबा रामदेव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी उस पत्रकार को धमकाते हुए कहा कि तू कोई ठेकेदार है जो मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूं? जब एक बार कह दी तो फिर थोड़ा सभी भी बन जाया करो। बाबा रामदेव ने आखिर में पत्रकार को और धमकाया और कहा कि हाँ, मैंने वो बयान टीवी पर दिया था और अब नहीं देता, क्या करोगे? इस दौरान बाबा रामदेव के समर्थन में वहां मौजूद अन्य महिलाएं भी आ गई। आखिर में बाबा रामदेव ने कहा कि तुम अच्छे माता पिता की औलाद हो, ऐसा सवाल मत करो मुझसे। बाबा रामदेव ने इस दौरान पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर के सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर दाम नहीं बढ़ाएगा तो फिर सेना को हथियार कहां से मिलेंगे, फ्लाईओवर कहां से बनेंगे, एयरपोर्ट कहां से बनेंगे। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि इस कठिन समय में लोग अधिक मेहनत करें। हालांकि बाबा रामदेव ने यह भी जरूरी कहा है कि महंगाई अधिक बढ़ गई है, ये कम होनी चाहिए। जब कुछ ऐसा ही बिजली विभाग और फिर पुलिस के बीच होता आ रहा है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए बिजली विभाग ने थाने को ऐसा सबक सिखाया कि अब गर्मी में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा थाने में किस तरह से बिजली का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था, इसका भी खुलासा हो गया। दरअसल बिजली विभाग के एक लाइनमैन का चालान काटने पर बड़ा बवाल हो गया। ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ नहीं कह रहा भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी, दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में कुछ ही दिनों में फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भले ही 500 से कम दिनों तक बिहार के मंत्री पद पर रहे हो, लेकिन इनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बिहार के दरभंगा से मुंबई और फिर मुंबई से बिहार आकर के राजनीति में हाथ आजमाने का फैसला किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी ने इसी संघर्ष को अपना पसंद बनाया। सहनी की हैसियत बिहार की राजनीति में कम है, लेकिन वे हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। मुकेश सहनी बहुत कम दिनों के संघर्ष के बाद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री तक पहुंच गए, लेकिन 500 से कम दिनों के अंदर ही उन्हें यह पद गंवानी पड़ी। दरभंगा के सुपौल बाजार के रहने वाले मुकेश सहनी 19 वर्ष की आयु में ही पैसा कमाने के लिए माया नगरी मुंबई पहुंच गए और वहां
कॉस्मेटिक दुकान में सेल्समैन की नौकरी शुरू की। इस दौरान उन्होंने अपने परिश्रम की बदौलत फिल्म सेट डिजाइन करने वालों के साथ मित्रता कर ली और फिर इस क्षेत्र में प्रवेश पा लिया। कई फिल्मों में उन्होंने सेट तैयार किए, लेकिन उनकी चर्चा हिट फिल्म देवदास के सेट से हुई। इसके बाद मुकेश सहनी का काम निकल पड़ा। उनकी गिनती चर्चित सेट डिजाइनर में होने लगी। उन्होंने दक्षिण की फिल्मों के लिए भी सेट डिजाइनर का काम प्रारंभ किया। इस बीच मुकेश सहनी ने मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी भी बना ली। मुकेश सहनी का जीवन मजे से गुजरने लगा था। इसी दौरान उन्हें राजनीति का विचार आया और अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करने का मन बनाया। इसके बाद बिहार के करीब सभी समाचार पत्रों में एक इश्तिहार देकर के उन्होंने बिहार में राजनीति शुरू कर दी, लेकिन ये उतना आसान नहीं था। शुरू में उन्होंने उन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाई जहां मछुआरों की आबादी अधिक थी। इसके बाद उन्होंने खुद को सन ऑफ मल्लाह के रूप से खुद को स्थापित करके सियासत में सक्रिय रूप से जुड़ गए। जहां मुकेश सहनी का झुकाव शुरू में भाजपा की ओर रहा, जहां वे 2014 में भाजपा के साथ नजर आए, लेकिन भाजपा का साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी वीआईपी का गठन करके स्वतंत्र राजनीति प्रारंभ कर दी। इसके बाद वे विपक्षी दलों के महागठबंधन के साथ हो गए और खगड़िया से खुद लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2020 में वे फिर से एनडीए के साथ हो गए। इस चुनाव में वीआईपी के 4 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंच गए। हालांकि इस चुनाव में मुकेश सहनी खुद हार गए। इसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया और फिर वे विधान परिषद के सदस्य भी बन गए। इसी दौरान मुकेश सहनी की पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने लखनऊ पहुंच गए, जो भाजपा को पसंद नहीं आया। इसके बाद वीआईपी के सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए और फिर अंत में मुकेश सहनी को मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ गया। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जहरीली शराब पीकर कोई मरता है तो उसके परिवार वालों को कोई भी राहत नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बापू की भावनाओं को जो नहीं मानता, मैं तो उसे हिंदुस्तानी ही नहीं मानता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2022 पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में यह बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बापू की बात को हम लोग एक एक घर तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून को और प्रभावी बना रहे हैं। संशोधन विधेयक को लाने का मकसद ऐसे लोगों पर तेजी से कार्रवाई करना जो सही मायने में गलत काम करते हैं। विभाग ने एक एक चीज को देखा है। उन्होंने कहा है कि कितनी भी कोशिश करे, कुछ लोग तो गड़बड़ करेंगे ही। कुछ लोग अपने आप को काबिल और योग्य समझते हैं, पर उससे अयोग्य कोई नहीं है। आदमी में दोष होता ही है, चाहे वह पुलिस वाला हो या फिर कोई सरकारी कर्मी क्यों ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी को देखने कई राज्यों की टीम आई। वापस लौटने के बाद टीम ने कहा है कि बहुत अच्छे ढंग से कानून को लागू किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार बोर्ड देश के नामी गिरामी बोर्ड में गिना जाता है। हर साल लाखों छात्र बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होते हैं। बिहार बोर्ड के नाम पर सबसे पहले परीक्षाएं आयोजित करवाने और फिर सबसे पहले बोर्ड रिजल्ट जारी करवाने का रिकॉर्ड बना हुआ है। कल बिहार बोर्ड मेट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है। इसे बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ बॉलीवुड सितारे भी बिहार बोर्ड से पास आउट हैं। ये सभी सितारे बॉलीवुड में काफी चर्चित हैं और इनमें से एक को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो बात करते हैं बॉलीवुड नामचीन हस्ती की, उसमें है पंकज त्रिपाठी। बिहार के गोपालगंज से संबंध रखने वाले एक्टर पंकज तिवारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना से की है। उन्होंने कॉलेज के दिनों से पटना के थिएटर में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। बिहार के गोपालगंज से संबंध रखने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना से की है। उन्होंने कॉलेज के दिनों से पटना के थिएटर में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। जहाँ उसके बाद अभिनय का प्रशिक्षण लेने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। उन्हें फिल्म न्यूटन में शानदार अभिनय के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड में स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब बात करेंगे एक्टर मनोज वाजपेयी के बारे में। तो बिहार के रहने वाले मनोज वाजपेयी एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। जहां मनोज वाजपेयी ने 4वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव के ही प्राइमरी स्कूल में की थी। जहां उन्होंने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा बेतिया के स्कूल से की थी। जहां उन्होंने बेतिया के ही महारानी जानकी कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई भी पूरी की थी। अब बात करेंगे पंकज झा के बारे में। तो ब्लैक फ्राइडे और चमेली जैसी फिल्मों में से चर्चा में आए एक्टर पंकज झा ने शुरुआती पढ़ाई सहरसा बिहार से की थी। पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से बीएफए पढ़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। अब बात करेंगे शारदा सिन्हा के बारे में। तो भोजपुरी फोक सिंगर शारदा सिन्हा ने अपने एकेडमिक पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से पूरी की थी। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार के पटना से ही संबंध रखते हैं। सुशांत की स्कूलिंग पटना में हुई थी। हालांकि मां के निधन के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया और आगे ही पढ़ाई उन्होंने दिल्ली से ही की थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार और परिवहन विभाग के
सख्त रवैये के बावजूद भी अब भी कई ऐसे लोग हैं जो वाहन चलाने के दौरान नियमों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, जहां उन्हें नहीं पता है कि थोड़ी सी लापरवाही उनकी जान तक जा सकती है। जहां सड़कों पर सैकड़ों हजारों लोगों को बिना हेलमेट के बाइक चलाते देखा जाता है। बाइक पर 2 से अधिक के बैठने पर कार्रवाई का प्रावधान है, जहां जुर्माना वसूला जाता है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। बिहार के शिवहर जिले की एक तस्वीर देख करके आप भी चौंक उठेंगे। आप अपने मोबाइल स्क्रीन में जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक बाइक पर ट्रिपल लोडिंग तो छोड़िए, 7 लोग बैठकर सफर कर रहे हैं। ये देखकर आपको ताज्जुब जरूर होगा। जो तस्वीर सामने आई है वह शिवहर जिले के बताए जा रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो 1-2 दिन पहले का बताया जा रहा है। एक बाइक पर 2 महिलाएं और फिर उनके पास एक बच्चे हैं। इसके अलावा बाइक चालक और उसके आगे 2 बच्चे बैठे हैं। कुल 7 लोगों को एक बाइक पर दे करके पुलिस भी चौंक उठी है। वीडियो में एक बाइक को रोक करके एक पुलिसकर्मी चालक को समझाता दिख रहा है। जब उसने चालक से पूछताछ की तो फिर उसने सार्थक जवाब नहीं दिया, वह पुलिस को गोल मटोल जवाब देने लगा। बाद में माफी मांगने और फिर अब इस गलती को नहीं दोहराने की बात कही है। इस पर पुलिसकर्मी ने नसीहत देने के साथ ही चेतावनी देकर के छोड़ दिया और फिर चालान नहीं काटा। दोस्तों, अब खबर पटना से है, जहां एक भाई ने अपनी बहन की जान ले ली। जब मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जब रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना बिहार के पटना से सटे पालीगंज की सिगोरी थाना क्षेत्र की है। जी हाँ, दरअसल सिगोरी थाना क्षेत्र के चंडोस गांव से पुलिस ने बीते 25 मार्च को एक युवती का शव बरामद किया था। जहाँ इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि मेरी बहन के प्यार में पागल शख्स ने लोहे की रॉड से पीट कर उसकी हत्या कर दी और सबको बधार में फेंक कर मौके से फरार हो गया। जब मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के जहानाबाद की रहने वाली उत्तम कुमारी का गाँव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जहां लड़की के परिवार वालों को जब इसकी भनक लगी तो फिर उसे उसकी बुआ के घर भेज दिया। लंबे समय तक अपनी बुआ के घर रहने के दौरान मृतका उत्तम कुमारी को फपेरी भाई अमित से ही प्यार हो गया। जब इस बात की जानकारी दोनों परिवार के लोगों को हुई तो फिर उत्तम की शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद फुफेरा भाई अमित कुमार ममेरी बहन के ससुराल पहुंचा और फिर मौका पकड़ के वहां से उसे लेकर के फरार हो गया। जब काफी मशक्कत के बाद परिवार के लोगों ने लड़की को एक बार फिर से उसके ससुराल पहुंचा दिया। इस बीच फपेरे भाई अमित ने बहला फुसला करके उसे फिर अपने पास बुला लिया और फिर दोनों एक साथ रहने लगे। इसी दौरान प्रेमी को पता चला है कि प्रेमिका गर्भवती है, जिसके बाद से वह उससे दूरी बनाने लगा और फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश रच डाली। मौका पाकर के अमित मेरी बहन उत्तम कुमारी की लोहे के रॉड से वार करके उसको मार दिया। जी हाँ, उसे मौत के घाट उतार दिया और सबको झाड़ी में फेंक दिया। सब बरामद करने के बाद पालीगंज पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के लोगों को इस बार मार्च महीने में सामान्य से अधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जब बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। हालांकि इस बीच बिहार में पूर्वा के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जगहों पर मौसम सुहाना बना रहा। जहाँ राजधानी पटना में गुरुवार को सुबह की शुरुआत कोहरे से हुई, जहाँ इससे तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार के लोगों को इस बार मार्च महीने में सामान्य से अधिक गर्मी का सामना करना पड़ा। जब सुबह से लेकर के शाम तक चिलचिलाती धूप के कारण लोग घरों से कम निकल रहे। लेकिन अब मौसम की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। जब 5 से 6 अप्रैल के बीच पूर्वा हवा का प्रभाव पूरे प्रदेश में होगा, यानी कि पूरे बिहार में होगा, जिससे तापमान में आंशिक गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। हालांकि बिहार में पूर्वा और पछुआ के कारण अलग अलग जगहों पर तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कृष्ण भक्तों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जब पटना में भगवान कृष्ण का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इस मंदिर से पर्यटन के क्षेत्र में भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी पटना में बिहार का सबसे बड़ा श्री राधा बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 10 साल में बनकर तैयार हुए इस मंदिर के उद्घाटन के लिए 5 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंदिर का उद्घाटन 3 मई को किया जाएगा, लेकिन 1 मई से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। पटना इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास ने बताया है कि 2007 में मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। उस कार्यक्रम में देश विदेश से भारी संख्या में कृष्ण भक्त शामिल हुए थे। जहां साल 2010 में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ था। उन्होंने बताया है कि पहले ट्रांसपोर्ट नगर में मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन भक्तों ने शहर के बीच में मंदिर होने की मांग की, जिसके बाद बुद्ध मार्ग पर मंदिर का निर्माण किया गया। जहाँ उन्होंने बताया है कि करीब 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनकर तैयार हुआ है। पटना के इस्कॉन मंदिर का निर्माण ऐतिहासिक द्वारिकाधीश
इस मंदिर की तर्ज पर किया गया है। मंदिर में 84 कमरों का निर्माण किया गया है। मंदिर में 84 खंभे हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी 84 फीट है। मंदिर को सेंटीमीटर अंडरग्राउंड बनाया गया है। जब वहीं मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक हॉल का निर्माण भी किया गया है जिसमें लगभग 1000 श्रद्धालु बैठकर के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। या साथ ही मंदिर परिसर में गोविंदा रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। इतना ही नहीं, मंदिर में अतिथियों के ठहरने के लिए भी करीब 70 कमरे बनाए गए हैं। जब मंदिर में दार्शनिक के साथ साथ आधुनिकता का भी नजारा दिखाई देगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। स्थानीय प्राधिकार के लिए होने वाले विधान परिषद चुनाव में भी धनबल और बाहुबल का बोलबाला है। इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने तमाम ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिन पर सामान्य से लेकर के कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के मुकदमों से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है। जहां विधान परिषद चुनाव में सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे हैं। जहां 24 सीटों में से 23 पर आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमों की बात करें तो फिर 23 में से 19 उम्मीदवारों पर सामान्य से लेकर के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। जेडीयू ने विधान परिषद के चुनाव में 11 उम्मीदवार उतारे हैं जिनमें से 7 पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी की बात करें तो इसके भी कई उम्मीदवारों पर मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में 12 उम्मीदवार खड़ा किए हैं जिसमें से 5 पर मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। जब बिहार से भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवा जल्द शुरू हो सकती है। भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। जब पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 2 अप्रैल को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नव आमान परिवर्तन जयनगर जनकपुर कुर्था रेल लाइन पर यात्री रेल सेवा का परिचालन पूर्ण बहाल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि भारत और नेपाल के बीच निर्माणाधीन जयनगर से बिजलपुरा बर्दीवास रेल परियोजना के प्रथम चरण में जयनगर जनकपुर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास 69 किलोमीटर परियोजना है। जब रेल सेवा प्रारंभ होने की स्थिति में भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा के दौरान निर्धारित निम्नलिखित पहचान पत्रों में से एक फोटो युक्त पहचान पत्र मूल रूप से दिखाना अनिवार्य होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मनेर के गांधी मैदान पहुंचे। इस दौरान वे सरकार पर जमकर बरसे और कोई भी काम ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की है। बिहार विधान परिषद चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों को उच्च सदन में पहुंचाने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को एमएलसी चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मनेर के गांधी मैदान पहुंचे, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि आज बिहार में नौकरी नहीं मिल रही है जिससे युवाओं को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी को विजय बनाने की भी अपील की है। मनेर के गांधी मैदान में सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोगों ने अपने भाई को इतना ताकत दिया है कि कोई भी मंत्री विधानसभा में झूठ नहीं बोल सकता। अगर कोई झूठ बोलता है और जनता के सवाल का जवाब नहीं देता है तो फिर उसका तेजस्वी यादव उस मंत्री की नाक रगड़ने का काम करता है। जब वही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा है कि आज तक विधानसभा में उनके सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। उन लोगों के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। वहीं शराबबंदी पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मास्टर साहब को पहले खिचड़ी बनाने से फुर्सत नहीं थी। अब सरकार मास्टर साहब से कह रही है कि शराब पीने वालों को पकड़ो, जिससे बिहार में पढ़ाई चौपट, दवाई चौपट, कमाई चौपट और रोजगार चौपट। यहाँ कोई भी बहाली होती है तो फिर उसमें धांधली होती है। ये नीतीश का राज है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एमएलसी के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की भी अपील की है। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब भाजपा नेता सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। जब भाजपा विधायक विनय बिहारी ने दावा किया है कि मेरा विश्वास है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में सोचना चाहिए और हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। विनय बिहारी ने कहा है कि बिहार के लोग योगी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार में हर दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। हम बिहार में रह रहे हैं इसलिए हम यहाँ नीतीश मॉडल की वकालत करते हैं, लेकिन हम वो नीतीश कुमार चाहते
जाते हैं जैसा कि वे 2005 में थे। योगी मॉडल का जिक्र करने के लिए पूछे जाने पर विनय बिहारी ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में हर दिन अपराध की घटनाएं होती है, योगी मॉडल का मतलब अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई है। जब बिहार में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि जैसे कि मैं भाजपा से संबंधित हूं, मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री हमारी ही पार्टी से होनी चाहिए, यानी कि बीजेपी से ही होनी चाहिए। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को तारकिशोर प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जब से उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री का प्रभार दिया गया है, तब से वे अच्छा कर रहे हैं। विनय बिहारी ने बताया है कि बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है। उन्होंने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 45 सीटों पर जीत हासिल की है, जो उनकी घटती लोकप्रियता का संकेत है। उनके पास अब शक्ति नहीं है। बिहार में भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उत्साहित है और पार्टी ने वीआईपी पर एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है और अपने 3 विधायकों को भाजपा में शामिल किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जल संरक्षण के मामले में पूर्वी चंपारण और गया जिले के डीएम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में पानी के संरक्षण और भूजल को ठीक करने के लिए जल जीवन हरियाली योजना चलाई जा रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण और गया जिले को जल संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाने पर दोनों जिलों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के मिलने से बिहार के अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और वह जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं पूर्वी चंपारण और गया जिले में जल संरक्षण में राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की और बिहार में जल संरक्षण को लेकर के चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली योजना के विषय में बताया। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि बिहार में पानी के संरक्षण और भूजल स्तर को ठीक करने के लिए जल जीवन हरियाली योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अलग अलग जिलों में पुराने तालाब, पोखर और कुओं की उड़ाही कराई जा रही है। इसके साथ ही अतिक्रमण किए गए तालाब, आहर, पैन को मुक्त कराया जा रहा है। सरकारी भवन में पानी संरक्षण को लेकर के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। जब बिहार में चलाए जा रहे अभियान को अब राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलने लगा है। पूर्वी चंपारण और गया जिले को जल जीवन हरियाली योजना के लिए अच्छा कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जब बिहार के सरकारी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। 8,386 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्रैल महीने में आवेदन कर पाएंगे, जहां 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मई महीने में हो जाएगी, जहां 28 मई को इन्हें नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। जब पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले इन पदों की स्वीकृति पूर्व में ही कर दी गई थी। जब नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की तरफ से 29 अप्रैल को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति लेने के लिए इस सूची को जिले के NIC पोर्टल पर 29 अप्रैल को ही जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है, परंतु इससे पहले ही पूरे प्रदेश में मुस्लिम बैन की राजनीति इस स्तर पर पहुंच गई है जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। जब टीपू सुल्तान के सिर से मैसूर टाइगर का ताज छीनने की कोशिश हो रही है, मंदिर मेलों में मुसलमानों को धराधर बैन किया जाने लगा है, यहाँ तक कि हलाल और झटका की प्रथा भी टकराव सामने आने लगा है। लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि मुस्लिम बैन के फैसले हिजाब की विवाद और हर्ष की हत्या के बाद तेजी से बढ़े हैं, यहां तक कि इसने संक्रमण रोग की तरह असर दिखाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक की बदलती इस पूरी तस्वीर को देखकर यह तर्क जरूर दिया जा सकता है कि कर्नाटक में अगले साल चुनाव है, इससे पहले बीजेपी ने ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन इस तर्क के साथ एक सवाल यह भी जुड़ा है कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण की कोशिश कब नहीं की। क्या बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की कोशिश पहली बार हो रही है? अगर नहीं तो फिर कर्नाटक में मुस्लिम बैन का इतना तीखा असर इससे पहले क्यों नहीं दिखा? देश को समझना यह होगा कि ध्रुवीकरण आसमान से नहीं टपकता, उसका इस धरती पर ही आधार तैयार होता है। एक वर्ग का समर्थन मिलता है, इसके बाद ही ध्रुवीकरण आकार लेता है। लिहाजा कर्नाटक में जो हालात है उसका चुनाव से क्या नाता है, इस पर माथा फोड़ने से ज्यादा जरूरी है कि हालात को समझना, समस्या को पॉइंट आउट करना और फिर हिंदू मुसलमान के बीच एक सम्मानजनक लक्ष्मण रेखा खींचना जो दोनों के हित में हो। रेड लाइन का उल्लंघन हर व्यवस्था को परेशानी में डालता रहता है, चाहे वो ऐतिहासिक क्यों ना हो। कर्नाटक में हिंदू त्योहारों और मंदिरों में लगने वाले सालाना मेलों में मुसलमानों को कारोबार करने से रोकने की तेजी से मांग उठने लगी है। पहले इस तरह की मांग शिवमोगा और दक्षिणी कन्नड़ जिलों में उठी थी, लेकिन अब ये मांग कर्नाटक के चारों तरफ उठने लगी है। हिजाब विवाद की तरह ये मामला भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है और एक जिले से दूसरे जिले तक फैला है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।